हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। एफएम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के डिमांड पे। बहुत लोग डिमांड कर रहे थे, भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी स्टार्ट कीजिए। तो अगर आप लोगों का एफएम का हालत खराब है भाई, एफएम में कुछ अगर प्रिपेयर नहीं किए हो तो एक हैक बताने वाला हूं। थियरी 40 मार्क्स का आएगा टोटल मिला के। एफएम का अगर थियरी बताया जाए तो 75 मार्क्स में से 40 मार्क्स का थियरी आएगा। और पिछला बार भी वैसे ही वैसे आया था, 40 से 45 मार्क्स का थियरी आया था। तो इसीलिए एफएम में थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, थियरी को प्लीज इग्नोर मत करना। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि क्या सर हम सिर्फ प्रैक्टिकल करके चले जाए, थियरी अगर नहीं करेंगे तो चलेगा? तो नहीं चलेगा, थियरी कंपलसरी है, करना पड़ेगा। बिकॉज 40 मार्क्स तक का थियरी पूछ सकता है एफएम में, और आपको यही पास करवा सकता है। थियरी बहुत ईजी है, अपने से बना बना के लिख सकते हो, लेकिन सही इंग्लिश लिखोगे तो थियरी आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 40 मार्क्स तक का थियरी आपको एफएम में देखने को मिल सकता है। मैं आपको एक रोड मैप ये शॉर्ट में बता दे रहा हूं। सबसे पहले तो आप लोग एफएम का थियरी करना स्टार्ट कीजिए, एफएम का थियरी। और साथ ही साथ अगर आप लोगों का एफएम का हालत खराब है, प्रैक्टिकल नहीं बन पा रहा है, तो कुछ कुछ चैप्टर्स बता दे रहा हूं। एफएम का थियरी प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लीजिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कर लीजिए, ठीक है, लिवरेज कर लीजिए, लिवरेज, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। एफएम का थियरी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर, ये कर लीजिए, हो जाएगा आप लोग। ठीक है। और कैपिटल बजटिंग अगर नहीं हो पा रहा है, बहुत परेशान हो कैपिटल बजटिंग से, तो उसमें उतना दिमाग मत लगाओ। चलिए आइए अपने लोग स्टार्ट करते हैं आज एफएम का थियरी का पार्ट ए। अगर आपने लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, तो इसका पार्ट बी भी आएगा, इसका पार्ट सी भी आएगा, जहां पे मैं एक एक एफएम का थियरी को घोल के पिला दूंगा। अगर ये संजीवनी बूटी को फॉलो नहीं करते हो, इसके आंसर्स को फॉलो नहीं करते हो, फिर मेरा कोई गारंटी नहीं है भाई। तो संजीवनी बूटी जैसे कि आप लोग जानते हो बहुत ओपी है। तो एफएम का थियरी के लिए संजीवनी बूटी मैंने स्पेशली निकाला है, इसको आपको पढ़ना है भाई। ठीक है, बिकॉज यहां से भी क्वेश्चंस छप सकते हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए। वैसे तो एफएम कंसेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट है, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ द बॉक्स भी मिलेंगे, लेकिन यहां से क्वेश्चंस छप सकते हैं। इग्नोर मत करके जाना, वरना तुम एफएम में फेल हो जाओगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला अपने लोग बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे। बेसिक कंसेप्ट, सारे के सारे चैप्टर का थियरी इसी में है। जितना भी थियरी पढ़ाऊंगा उतने आपके लिए इनफ है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है और क्या है इंपॉर्टेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कि अगर आपके पास फंड्स है, अगर आपके पास पैसा है, तो उस पैसे को कैसे करके मैनेज करें, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कि अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसे को किस तरीके से मैनेज करना, या अगर आप एक बिजनेस खोलना चाहते हो तो उसके लिए फंड्स कहां से आएगा, कितना पैसा चाहिए, उस पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करे, और उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करे कि अगर लॉस भी हो जाए। एक अच्छा बिजनेसमैन कौन होता है? एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है कि पैसे को वहां इन्वेस्ट करता है कि अगर लॉस भी हो जाए तो वो निकालना जानता है अपना पैसा को। एक अच्छा बिजनेसमैन, लॉस भी हो जाए ना बिजनेस में, अगर नुकसान भी हो जाए, तो वो जानता है कि उस पैसे को हम निकाल कैसे सकते हैं, उस पैसे से हम वापस ला कैसे सकते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको यही सिखाता है कि भैया पैसे को किस तरीके से अच्छे से मैनेज किया जाए। अब पैसा कहां से आप लाओगे? एक बिजनेस के लिए, एक बिजनेस करना है आप लोगों को, तो पैसा कहां से आएगा, कितना पैसा चाहिए, उस पैसे को कैसे इफेक्टिवली मैनेज करें, उस पैसे को कहां इन्वेस्ट करें, उस पैसे को कहां पे खर्च करें, कैसे खर्च करें कि अच्छे से हमारा बिजनेस चल पड़े। ये सिखाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटा, ये सिखाता है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, उसको सही तरीके से प्लान करना, उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना, सही तरीके से डायरेक्ट करना, सही तरीके से कंट्रोल करना, उसको ही बोलते हैं अपने लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सीधा सा बात है कि अगर एक बिजनेस खोलना चाहते हो तो बिजनेस के लिए पैसा कहां से आएगा, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो पैसे का कहां यूज करोगे, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
अब वो पैसा कितना इन्वेस्ट करना है उसको भी बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सीधा सा बात है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का जितना भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज है उसको प्रॉपरली मैनेज करना। एक अच्छा एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है, एक चालाक बिजनेसमैन वो होता है कि अपना पैसा कोई भी बिजनेस में लगाया वो उसको निकालना जानता हो। अगर हम मान लीजिए कि बिजनेस ए में 10,000 लगाए, हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। अगर मान लीजिए बिजनेस ए में हम 10,000 लगाए, तो वो 10,000 अगर डूब गया तो मेरा क्या फायदा हुआ? तो एक अच्छा बिजनेसमैन क्या करता है? एक अच्छा बिजनेसमैन बोलता है कि हम ये बिजनेस में पैसा लगाए, ये बिजनेस अगर कल को नहीं चला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को ये 10,000 वापस चाहिए। एक अच्छा बिजनेसमैन ये 10,000 को वापस लौटा के लाता है और दूसरा दूसरा कोई बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है। उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सीधा सा बात है कि अपने फंड्स को बेस्ट तरीके से आप यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, अपने फंड्स को अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज किस तरीके से कर सकते हो कि आप प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाओ, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाए। इट इज कंसर्न्ड विद द प्रोक्योरमेंट एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। कि आप अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एफिशिएंटली आप मैनेज कर पाओ, उसी को बोलते हैं दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको ये बताता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको ये सिखाता है कि अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो वो पैसे को कैसे यूज करें। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अपने बिजनेस के लिए वो पैसे कहां से आप लाओगे? लोन लेके लाओगे, भीख मांग के लाओगे, डिवेंचर इशू करके लाओगे, कहां से लाओगे वो पैसा? कितना पैसा चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करोगे? जहां भी इन्वेस्ट करोगे अच्छे से इन्वेस्ट करोगे ना। ये सिखाता है आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सिखाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको इंपॉर्टेंस पूछ लिया जाए, फंक्शंस पूछ लिया जाए, ऑब्जेक्टिव्स पूछ लिया जाए, एक ही आंसर होगा। एक ही आंसर होगा भाई। इंपॉर्टेंस की जगह आपको ऑब्जेक्टिव्स भी पूछ लिया जाए, आपको फंक्शंस भी पूछ लिया जाए, लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सबसे पहले प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहला इंपॉर्टेंस है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि पैसों का आप सही इस्तेमाल करना सीख जाते हो। कि मम्मी पापा लोग बचपन से ही हम लोग को सिखाते रहते हैं कि भैया पैसा का सही इस्तेमाल समझो, पैसा का कीमत समझो। कि अगर एक 10 लाख का मशीन से काम चल सकता है तो 20 लाख का मशीन हम क्यों खरीदने जाएंगे? मेरा एक बिजनेस है, वहां पे अगर बेटा 10 लाख का मशीन से काम चल सकता है तो मैं 20 लाख का मशीन क्यों खरीदूं? इतना फुटानी क्यों मारूं? कि अगर इससे काम चल सकता है तो इतना बड़ा चीज क्यों खरीदूं मैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको यह सिखाता है कि पैसे को आप इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज करो, रिसोर्सेज को आप इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज करो विदाउट एनी वेस्टेज। जो आपको फंड्स मिला, जो आपको पैसा मिला, बहुत मुश्किल से मिला है, उस पैसे को आप इफेक्टिवली यूज करो। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। कि अगर 10 लाख के मशीन से काम चल सकता है तो 20 लाख का मशीन मैं क्यों खरीदूं? फिर दूसरा, इंश्योर एडिक्वेट फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि जरूरत के हिसाब से आप पैसा अरेंज करो। बिजनेस को चलाने के लिए हमेशा सफिशिएंट फंड अवेलेबल होना चाहिए। एक बिजनेस को चलाने के लिए हमेशा आपके पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल होना चाहिए, तब जाके आप बिजनेस चला पाओगे, वरना नहीं। अगर एक बिजनेस को चलाने के लिए 10 लाख चाहिए तो 10 लाख चाहिए। आप 5 लाख से गुजारा नहीं कर सकते। अगर आप अपना बिजनेस को सक्सेसफुली चलाना चाहते हो, अच्छे से चलाना चाहते हो, तो आपके पास वो सफिशिएंट फंड चाहिए। आप ये इंश्योर करो कि आप पैसे का जुगाड़ कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, वरना बिजनेस नहीं चला पाओगे। जो खर्चा है वो खर्चा है। ऐसा नहीं बोल सकते कि 10 लाख का बिजनेस हम 5 लाख में ही कर लेंगे, नहीं, बिजनेस डूब जाएगा। जो फंड आपको चाहिए वो फंड आपको अरेंज करना पड़ेगा, चाहे कहीं से भी अरेंज करो, भीख मांग के अरेंज करो, पैसे भीख मांग के अरेंज करो, फैमिली से अरेंज करो, या डेट दे के अरेंज करो, शेयर बेच के अरेंज करो, कैसे भी अरेंज करो। इट हेल्प्स अरेंज सफिशिएंट फाइनेंस फॉर प्रोडक्शन, एक्सपांशन एंड डेली ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस को चलाने के लिए आपको चाहिए पैसा, और आपको आपको यहाँ पे कम पैसा से वो नहीं चलेगा, एडिक्वेट पैसा चाहिए। जितना बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए उतना पैसा आपके पास होना चाहिए, वरना नहीं होगा। फिर थर्ड है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये भी उद्देश्य है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये भी इंपॉर्टेंट एम है कि मेरा प्रॉफिट बढ़े। अब हर एक बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट के बारे में ही सोचेगा ना, सीधा सा बात है कि मेरा प्रॉफिट किस तरीके से मैक्सिमाइज हो।
मैं अगर एक बिजनेस खोलूंगा तो मेरा एक ऐसा भी गोल रहेगा कि मैं किस तरीके से अपना प्रॉफिट को बढ़ाऊं, मैं किस तरीके से अपना प्रॉफिट को इंक्रीज करूं। तो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल हेल्प्स इंक्रीज प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक और इंपॉर्टेंस है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सिर्फ सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ बिजनेस खोलोगे और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचोगे, सिर्फ प्रॉफिट ही जरूरी नहीं है, वेल्थ भी जरूरी है। अपना शेयर्स का मार्केट वैल्यू भी आप बढ़ाओगे ना। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब आप अपना शेयर का मार्केट वैल्यू भी बढ़ाओगे ना, जिससे शेयर होल्डर को फायदा होगा कि आज जो 2 रुपए का शेयर है वो कल को 100 रुपए का शेयर बन जाएगा। तो आपको मजा आने लगेगा ना। आप अपना शेयर का मार्केट वैल्यू भी बढ़ाओगे कि शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़े। ये भी जरूरी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, एक कंपनी के ओनर्स को वेल्थ भी बढ़ानी होती है। उसका वेल्थ भी बढ़ानी होती है कि आज 2 रुपए का शेयर है, हमको उसको 100 रुपए का शेयर बनाना है। फिर हेल्प इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। हेल्प इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में बहुत हेल्प करता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब क्या, कि किस प्रोजेक्ट में किस प्लान में पैसा लगाना है, इन्वेस्ट कहाँ करें। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आप समझिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का मतलब क्या, कि इन्वेस्ट कहाँ करें, इन्वेस्ट कहाँ करें। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हेल्प से आप बहुत बेहतरीन तरीके से बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। आप प्लान कर सकते हो कि कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा प्लान आपके लिए प्रॉफिटेबल है। इट हेल्प्स मैनेजमेंट सेलेक्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बदौलत आप इन्वेस्ट, आप अच्छा अच्छा प्लान्स पे, अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर मेंटेन्स लिक्विडिटी इसका मतलब सर कैश को मेंटेन रखता है। एक बिजनेस चलाने के लिए आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश भी रखना पड़ता है। एक रोज का बिजनेस एक रोज का बिजनेस चलाने के लिए आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश भी रखना पड़ता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये भी सिखाता है कि किस तरीके से आप शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस के लिए कैश बचा के रखो। कि कंपनी के पास डेली डेली एक्सपेंसेस के लिए, मतलब कि डेली के खर्चे के लिए कैश भी अवेलेबल होना चाहिए। ये बताता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि खाली बिजनेस खोलने से नहीं होता है। रोजमर्रा की जिंदगी के खर्चे के लिए आपको डेली डेली कैश भी रखना पड़ेगा। कैश का भी रिक्वायरमेंट, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश भी आपके पास होना चाहिए। उसको बोलते हैं मेंटेन्स लिक्विडिटी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ensures availability of the cash to meet short term obligations and business expenses। फिर फाइनेंशियल कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, सिंपल सा बात है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें बजट में रहना सिखाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इसका मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है हमें बजट में रहना सिखाता है, हमें औकात में रहना सिखाता है। इट हेल्प्स इन बजटिंग, इट हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन। जैसे आप लोग के मम्मी पापा बचपन में बोलते थे कि जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाओ। क्या अपने औकात में रहो, अपना बजट में रहो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपना बजट अपने को बताता है कि इतना लंबा खर्चा नहीं कर सकते, बजट में रहो, बजट में रह के अपना काम करो। कॉस्ट कंट्रोल करो, किस तरीके से हम अपना कॉस्ट को कट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, खर्चा को कट कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें बताता है कि जो भी तुम्हारे पास रिसोर्सेस है उसको इफेक्टिवली एफिशिएंटली कैसे तुम यूज कर सकते हो। सीधा सा बात है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने को यह बताता है कि बजट में काम करो, कॉस्ट कंट्रोलिंग में काम करो, सीधा सा। फिर सपोर्ट्स बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है। अगर आप प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो, इससे आपका फ्यूचर में एक्सपांसन हो सकता है। जैसे अभिषेक झा क्लासेस एक्सपांड हो गया। अगर आप प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो, अगर आप बुद्धिमान की तरह यूज करते हो अपना दिमाग, तो फ्यूचर में आपका बिजनेस जो है वो एक्सपांड भी हो सकता है, एक्सपांड भी हो सकता है। ठीक है, डन, क्लियर है। अब देखिए व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक ही है, फिर भी हम पढ़ा देते हैं आप लोगों को। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या है, काम क्या है। ठीक है, तो आइए, सबसे पहला, एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये बताता है कि कितना पैसा का जरूरत है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये बताता है कि एक बिजनेस को खोलने के लिए, एक बिजनेस को चालू करने के लिए कितना पैसा का जरूरत है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एस्टिमेट्स
द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर स्टेटिंग एंड ऑपरेटिंग द बिजनेस। एक बिजनेस को चलाने के लिए, एक बिजनेस को खोलने के लिए कितना पैसा का जरूरत है, ये बताता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये बताता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पैसे को अरेंज करता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से आप लोगों को पता चलता है कि पैसे को अरेंज कैसे करना है, कि शेयर्स के थ्रू अरेंज करना है, कि शेयर्स बेच के अरेंज करना है, कि डिबेंचर बेच के अरेंज करना है, कि बैंक लोन लेके अरेंज करना है। पैसा अरेंज कहां से करें? कि शेयर्स बेच के अरेंज करे, डिबेंचर्स बेच के अरेंज करे, या बैंक लोन ले? भाई बिजनेस चलाने के लिए चाहिए पैसा। पैसे का अरेंज कैसे करे वो बताता है आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप लोगों को बताता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैसे ले। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मतलब पैसा कहां लगाना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का मतलब कि पैसा कहां लगाना है, कहां इन्वेस्ट करे, ये बताता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड्स वेयर फंड्स शुड बी इन्वेस्टेड टू अर्न मैक्सिमम रिटर्न। कहां लगाना है पैसा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप लोगों को फाइनेंसिंग डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। फाइनेंसिंग का मतलब क्या? कि कंपनी को कितना पैसा लोन में और कितना पैसा शेयर होल्डर से लेना चाहिए। ठीक है, मान लो कि हमें कुछ पैसा चाहिए, हमें कुछ पैसा चाहिए। हम 1 लाख रुपए जो है हम लोन में लिए, और 1 लाख का हम शेयर बेच दिए। तो सीधा सा बात है, फाइनेंशियल डिसीजंस का मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये बताता है कि कितना पैसा तुमको लोन में लेना चाहिए और कितना पैसा तुम शेयर्स बेचो। कितना पैसा शेयर्स बेच के कमाओ और कितना पैसा लोन। तो डेट और इक्विटी का रेशियो कितना होना चाहिए ये बताता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग डिसीजंस। ठीक है, क्लियर है? अगर मान लो तुम लोगों को 2 लाख रुपए चाहिए, तुम लोगों को 2 लाख रुपए चाहिए, तो इक्विटी इक्विटी बेच के हम 1 लाख रुपए कमा लेंगे। इक्विटी 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 बेच के हम 1 लाख रुपए कमाएंगे, और 1 लाख हम लोन लेके कमाएंगे, लोन लेके यूज करेंगे। हम 1 लाख का लोन लिए और 1 लाख का इक्विटी बेच दिए, तो 2 लाख का पैसा का अरेंजमेंट हो गया। ये सब डिसीजंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है आपके बदले में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिविडेंड डिसीजंस भी लेता है कि अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड्स हाउ मच प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड एंड हाउ मच शुड बी रिटेन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये भी बताता है कि अपने शेयर होल्डर्स को कितना प्रॉफिट देना है, कितना कितना डिविडेंड देना है। मान लो कि कंपनी को हुआ 10 लाख का प्रॉफिट, उसमें से हम शेयर होल्डर्स को 5 लाख दे दिए एज ए डिविडेंड। उसमें हम डिविडेंड देंगे 5 लाख, और 5 लाख रिटेन करेंगे बिजनेस के लिए। ठीक है, एक एक कंपनी को 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से 5 लाख हम डिविडेंड देंगे और 5 लाख रिटेन करेंगे अपनी कंपनी के लिए। तो ये सब डिविडेंड डिसीजंस भी लेता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि डिविडेंड कितना देना है, डिविडेंड कितना देना है। क्लियर है? फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से वर्किंग कैपिटल ही मैनेज करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से ये भी पता चलता है कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, रोज की जिंदगी के लिए तुम लोगों को कितना कितना कैश रखना पड़ेगा। इट मैनेजेस कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स एंड अदर अदर करेंट एसेट्स। आप लोग को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का हम पढ़ाएंगे ना, कि डेली बिजनेस का पैसा भी मैनेज करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? डेली डेली जो बिजनेस का जो पैसा है वो भी मैनेज करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल कंट्रोल भी करता है, कि जितना भी खर्च है, जितना भी एक्सपेंसेस है, जितना भी बजट है, उसको कंट्रोल करता है, खर्चा को कंट्रोल करता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंट्रोल एक्सपेंसेस, प्रिपेयर्स बजट्स एंड इवैल्यूएट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है? सारा का सारा खर्चा को कंट्रोल करता है। देखिए इतना इजी वर्ड्स में दिया हुआ है, ऐसा इजी वर्ड्स में कोई भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है कि सारा का सारा एक्सपेंसेस को, सारा का सारा खर्चा को कंट्रोल करता है। और रिस्क मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो फाइनेंशियल रिस्क को कम करता है, मैनेज करता है। जितना भी फाइनेंशियल रिस्क है ना, उसको वो मैनेज करता है। इट आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल रिस्क एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू reduce और कंट्रोल देम। क्लियर है? ओके, अब आई, अब बात करेंगे हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या है ये? क्या है ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और क्या है ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि जहां पे मेरा मोटो सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, मेरे को मतलब सिर्फ प्रॉफिट कमाने से, कि मेरा मेरा मैं जो बिजनेस खोला हुआ हूं मैं सिर्फ प्रॉफिट कमाऊं।
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब एक एक बिजनेसमैन ऐसा होता है ना जो खाली प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचते हैं, जो खाली दिन रात सुबह शाम यही सोचते हैं कि कैसे आप प्रॉफिट कमाऊं, उसको बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। और एक एक बिजनेस ऐसा होता है जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचते हैं, जो बोलते हैं कि मेरा शेयर प्राइस आज 2 रुपया है, वो 200 रुपया हो जाए। मेरा शेयर प्राइस जो है आज मार्केट का शेयर प्राइस जो है वो 2 रुपया है, कल कल वो 200 रुपया हो जाए। तो यहां पे देखिए ना, यहां पे इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सा बात है, इसका मतलब हो गया प्रॉफिट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब है कि कंपनी का क्या गोल है, कंपनी का गोल है कि ज्यादा से ज्यादा मैं प्रॉफिट कमाऊं। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्या गोल है कि मेरा शेयर प्राइस इंक्रीज करे, मेरा शेयर प्राइस इंक्रीज करे। तो यहां पे मीनिंग देखिए, मीनिंग फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। कि अगर आप एक बिजनेस खोले हो और आपका सिर्फ एक ही एम है, आप दिमाग में सिर्फ एक ही चीज लेके बैठे हो कि प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, किसी भी तरीके से मैं प्रॉफिट कमाता रहूं, उसको बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। लेकिन अगर एक ऐसा कंपनी है उसका उसका गोल है कि शेयर होल्डर्स का वैल्यू, शेयर होल्डर्स का वेल्थ में इंक्रीज करूं, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स में इंक्रीज करूं, कि आज मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स 2 रुपया है, हमारे कंपनी का शेयर्स आज अगर 2 रुपया मिल रहा है, कल को 200 रुपया में बिके, उसको अपने लोग बोलेंगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, क्लियर है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, सिंपल सा बात है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब क्या है, कि बिजनेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मीनिंग क्या है, हाँ, कि बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाना, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाना। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मीनिंग क्या है, कि शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़ाना, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स बढ़ाना। आज मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स 2 रुपया है, कल को 200 रुपया हो जाए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करना, इस कंपनी का लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करना, जैसे टाटा ने किया, अंबानी ने किया, अदानी ने किया, वैसा लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करना। ठीक है, प्रॉफिट प्रॉफिट कमाना एक शॉर्ट टर्म अप्रोच है कि हमको 1 साल के अंदर अंदर प्रॉफिट कमाना है, आधा साल के अंदर अंदर प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कमाना ना एक शॉर्ट टर्म अप्रोच है, मतलब थर्ड वाला देखिएगा, प्रॉफिट कमाना क्या है, एक शॉर्ट टर्म अप्रोच है, लेकिन वेल्थ कमाना लॉन्ग टर्म अप्रोच है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज लॉन्ग टर्म अप्रोच। एक प्रॉफिट कमाने के लिए हो सकता है 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, आधा साल लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन वेल्थ कमाने में सालों साल लग जाती है बेटा। इज्जत कमाने में, वेल्थ कमाने में, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स कमाने में सालों साल लग जाती है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को शॉर्ट टर्म अप्रोच बोल सकते हो, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को लॉन्ग टर्म अप्रोच बोल सकते हो आप। अच्छा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में अब देखिएगा कि नॉर्मली ना रिस्क रिस्क फैक्टर जो है वो इग्नोर किया जाता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में रिस्क फैक्टर जो है इग्नोर किया जाता है। रिस्क फैक्टर, रिस्क को इग्नोर इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को ध्यान रखना पड़ता है। वेल्थ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में यहाँ पे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को ध्यान रख सकते हैं, मतलब कि ध्यान रखना पड़ता है आप लोग। यहाँ पे रिस्क फैक्टर इज जनरली इग्नोर्ड, यहाँ पे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आर प्रॉपर्ली कंसिडर्ड। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे सिर्फ हायर प्रॉफिट का बात किया जाता है, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मोटो ही यही है कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं। यहाँ पे एम्फासिस ऑन बैलेंस डिविडेंड एंड ग्रोथ, यहाँ पे सिर्फ किस, मतलब कि कैसे मैं अपना शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दे पाऊं, कैसे मेरा ग्रोथ हो पाए, इस पे बात होता है। ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स बढ़ जाए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब सिर्फ मेरा प्रॉफिट बढ़े और मेरे को किसी से मतलब नहीं है। इम्पैक्ट ऑन शेयर होल्डर्स मे नॉट ऑलवेज इंक्रीज शेयर होल्डर्स वैल्यू। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में शेयर होल्डर का वैल्यू बढ़ेगा, इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। कि आज मेरा शेयर प्राइस 2 रुपया है तो कल को 200 रुपया हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं लेता प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिर्फ फोकस करता है प्रॉफिट बढ़ाने पे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिर्फ फोकस करता है प्रॉफिट बढ़ाने पे। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो शेयर होल्डर्स के वेल्थ पे फोकस करता है, शेयर होल्डर्स के वेल्थ बढ़ाने पे फोकस करता है। ठीक है, और क्या क्या है सर। अच्छा, यहाँ पे ये जो
प्रॉफिट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, मतलब कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट, मतलब पुराने पुराने ख्यालात के बिजनेसमैन लोग सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचा करते थे। लेकिन आजकल वेल्थ के बारे में कौन सोच रहा है? वेल्थ के बारे में सोच रहे हैं नए नए मॉडर्न बिजनेसमैन लोग। तो मॉडर्न एंड वाइडली एक्सेप्टेड कंसेप्ट, ये पुराना जमाना का कंसेप्ट है, ये नया जमाना का कंसेप्ट है। इसको बोल सकते हैं ट्रेडिशनल कंसेप्ट, इसको बोल सकते हैं मॉडर्न एंड वाइडली कंसेप्ट, मॉडर्न एंड वाइडली एक्सेप्टेड कंसेप्ट। ठीक है, डन, क्लियर है आप लोगों को? चलिए, इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो सीधा सा बात है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है भैया? कि अगर एक कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट बढ़ाने से मतलब है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर एक कंपनी ऐसा सोच रहा है कि मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स बढ़ जाए, मेरा शेयर्स का दाम बढ़ जाए, खुश रहे मेरा शेयर होल्डर, जो लोग भी मेरा कंपनी में पैसा लगा रहे हैं वो लोग खुश रहे, उन लोग को ज्यादा ज्यादा डिविडेंड मिले, तो वो कंसेप्ट होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। तो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचोगे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर बोला हुआ है कि व्हाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड बेटर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्यों वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से बेटर बुलाता है? क्यों वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को आजकल की दुनिया के लोग, क्यों वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से बेटर बोल रहे हैं? क्यों ऐसा, क्यों? बहुत सारे कारणों की वजह से। सिंपल सा बात है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बढ़ाना। सिर्फ हमको प्रॉफिट से मतलब है, बिजनेस खोल दे, मेरे को प्रॉफिट से मतलब है, प्रॉफिट बढ़ाना, उसको बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है? कि शेयर होल्डर की वेल्थ और कंपनी का शेयर वैल्यू बढ़ाना। तो आजकल के जो मॉडर्न मॉडर्न चेंजेस है ना, वो लोग बोल रहे हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से बेटर है। तो वो क्यों बेटर है? वो पूछा गया, क्यों क्यों आप बोलते हो कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से बेटर है? क्यों, वो क्या करता है ऐसा? तो सबसे पहला रीजन कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोचता है, वो लंबे समय के लिए सोचता है कि हमारा कंपनी लंबे समय के लिए कैसे टिके। वो ऐसे छोटे मोटे प्रॉफिट मैक्सिमाइज वो ऐसे छोटे मोटे प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो लंबे समय के लिए सोचता है, लंबा समय का वो घोड़ा है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एम्स एट लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ rather than shorter term profit। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिर्फ आज, सिर्फ कल या सिर्फ इस साल के बारे में सोचेगा, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बहुत साल आगे के बारे में सोचेगा, बहुत साल आगे के बारे में सोचेगा, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेगा। इसीलिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बेटर है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोचता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोचता है। फिर कंसिडर्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो रिस्क को ध्यान में रखता है, रिस्क और अनसर्टेनिटी जो भी आते हैं उसको ध्यान में रखता है। इट टेकन इनटू अकाउंट्स बिजनेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी व्हाइल मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। सीधा सा बात है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो रिस्क और अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखता है। फिर इंक्रीजेस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो ये शेयर, मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की वजह से मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स आपका बढ़ जाता है, कि आज 2 रुपए में शेयर बिक रहा है आपका कंपनी का, कल कल ये 200 रुपए में बिकेगा। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आपके मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स को बढ़ा देते हैं, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स को बढ़ा देते हैं। फिर प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेस हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, जितने भी रिसोर्सेस है उसका बहुत अच्छे से एफिशिएंट तरीके से उसको यूज करते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की वजह से जितने भी आपके पास रिसोर्सेस है उसको एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के तहत यूज होता है नॉर्मली। फिर बैलेंस प्रॉफिट एंड लिक्विडिटी। ठीक है, प्रॉफिट और कैश दोनों को मैनेज करता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मेंटेन बैलेंस बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। कि प्रॉफिट और कैश दोनों को ही सही तरीके से मैनेज कराता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इसीलिए बेटर है। फिर इंप्रूव्स वो शेयर होल्डर सेटिस्फैक्शन, जो आपके कंपनी में पैसा लगाए हैं, जो आपके कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं, उनका सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है, उनका सेटिस्फैक्शन को भी इंप्रूव करता है। जो कंपनी लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से ज्यादा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर ध्यान देते हैं, वो कंपनी में सबको इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि उसका शेयर वैल्यू बढ़ जाएगा, और शेयर वैल्यू बढ़ जाएगा तो शेयर होल्डर खुश। दैट्स वाई साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। तो साइंटिफिक और प्रैक्टिकल डिसीजंस लिया जाता है वेल्थ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में ना।
लॉजिकल, साइंटिफिक और प्रैक्टिकल डिसीजन लिया जाता है। एकदम घोड़ा और गधा गधा की तरह मतलब वो डिसीजन नहीं लिया जाता है। साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द कैश फ्लो, रिस्क, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मेक इट मतलब कि प्रैक्टिकल डिसीजन लिया जाता है। आप लोग वो हम जो वो चैप्टर्स पढ़ाए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड, सब कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन लिया जाता है। और मॉडर्न फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ये ये एक मॉडर्न कंसेप्ट है। मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक मॉडर्न कंसेप्ट, मतलब पुराने पुराने जमाने के लोग खाली प्रॉफिट के बारे में सोचते थे। आजकल का जमाना का लोग खाली वेल्थ के बारे में सोचता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, हम कैसे अपना वेल्थ मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, आइए जी, आइए आइए अब पढ़ेंगे कि एक सीईओ का रोल क्या होता है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का रोल क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे आपको पहले यहाँ पे सीईओ का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। तो सीईओ का मतलब क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये कौन होता है सर? एक हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रहता है, मतलब बिजनेस का सबसे बड़का वाला भगवान। एक बिजनेस का सबसे बड़का वाला भगवान को अपने लोग बोलते हैं सीईओ। बिजनेस का निर्माता, क्या करना है क्या नहीं करना है वही बताएगा। जैसे मुकेश अंबानी क्या है? सीईओ। तो सीईओ का क्या रोल होता है वो पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सा रोल होता है सीईओ का, वो सब अपने लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सीईओ क्या करता है कि फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। सीईओ क्या करता है? बिजनेस का पॉलिसीज को बनाता है। बिजनेस के जितने भी प्लान्स है, पॉलिसीज है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, सब कुछ सीईओ बनाता है कि हम लोग कौन सा प्लान में अब फॉरवर्ड करने वाले हैं। बिजनेस के जो भी प्लान्स है, पॉलिसीज है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, वो कौन बनाता है? सीईओ। तो सीईओ हेल्प इन प्रिपेयरिंग बिजनेस प्लान्स, पॉलिसीज एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज। फिर डिसीजन मेकिंग, जितना भी डिसीजन है कंपनी के रिलेटेड, जितना भी डिसीजन है, इंपॉर्टेंट वाला डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन या ऑपरेशनल डिसीजन या मैनेजरियल डिसीजन, सब सीईओ लेता है। सारा का सारा डिसीजन जो है वो सीईओ लेता है। लीडरशिप एंड मोटिवेशन, एम्प्लॉयज को लीड करना और मोटिवेट करना, ये भी सीईओ का काम है। सीईओ प्रोवाइड्स लीडरशिप टू एम्प्लॉयज एंड मोटिवेट तुम टू अचीव देम बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सीईओ लीडरशिप प्रोवाइड करता है, मोटिवेट करता है कि किस तरीके से काम करना है ये बिजनेस में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सीईओ फंड्स को सही तरीके से मैनेज करता है, फाइनेंस को सही सही से प्लान करता है, बजट करता है, इन्वेस्ट करता है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कौन करता है? सीईओ करता है। सीईओ के वजह से वो कोऑर्डिनेट करवाता है, सारा का सारा डिपार्टमेंट को मिला के काम करवाता है। सीईओ के वजह से सारे के सारे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन आता है। सीईओ इंश्योर्स प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। जितना भी डिपार्टमेंट है सब मिलके काम करता है। ठीक है, तो सीईओ ये भी इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के सारे गोल्स अचीव हो जाए। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, सीईओ वर्क्स टुवर्ड्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ एंड शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो सीईओ जो रहता है वो ये भी इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के सारे गोल्स वगैरह सब कुछ मीट हो पाए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपनी, वो कंपनी का रिप्रेजेंटेशन होता है, वो कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर होता है भाई। उसका चेहरा से उसका वो उसका वो कंपनी को पहचानेगा सब। वो रिप्रेजेंट करता है अपनी कंपनी को, वो रिप्रेजेंट करता है अपनी कंपनी को। सीईओ रिप्रेजेंट द कंपनी बिफोर इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड कस्टमर्स एंड द पब्लिक। वो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है सीईओ। एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, वो रिस्क को मैनेज भी करता है, कंट्रोल भी करता है। रिस्क को आइडेंटिफाई करता है सीईओ और कंट्रोल करता है। सीईओ आइडेंटिफाई बिजनेस रिस्क एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू कंट्रोल एंड मिनिमाइज देम। ठीक है, क्लियर है? ये सब पढ़ लीजिएगा अच्छे से। सीईओ क्या क्या करता है? वो बिजनेस प्लान्स बनाता है, डिसीजन लेता है, लीडरशिप मोटिवेशंस देता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है, कोऑर्डिनेशन करवाता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करता है, रिप्रेजेंट करता है कंपनी को और रिस्क मैनेज करता है। ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए भाई, एक बार लाइक कमेंट शेयर कर दो। ना लाइक कमेंट शेयर करो तो की होबे बताओ। देखिए, अब बात करेंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। आइए, आइए जी, आइए। अब बात करेंगे कि टाइम टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब सीधा सा बात है
आज का पैसा फ्यूचर का सेम अमाउंट के पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल होता है, कि आपका जो पैसा का वैल्यू है वो बढ़ जाएगा फ्यूचर में। तो टाइम वैल्यू ऑफ का मनी का मतलब क्या होता है कि आज जितना भी पैसा, आज अगर 1,000 रुपया आपके पास है तो वो फ्यूचर में उसका वैल्यू 2,000 रुपया हो जाएगा। अगर आपके पास आज 1,000 रुपया है, उसको सही तरीके से इन्वेस्ट किए, सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग किए, तो फ्यूचर में वो पैसा आपका बढ़ भी सकता है, फ्यूचर में वो पैसा आपका बढ़ भी जाएगा। उसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज ए फाइनेंशियल कंसेप्ट विच स्टेट्स दैट द मनी रिसीव्ड टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन द सेम अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर, बिकॉज मनी अवेलेबल टुडे कैन बी इन्वेस्टेड टू अर्न इनकम और इंटरेस्ट। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है नॉर्मली, कि आज जो पैसा है तुम्हारे पास वो ज्यादा वैल्यूएबल है फ्यूचर से, क्योंकि आज का अगर पैसा को तुम अलमारी में रख दोगे, उस पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं कमाओगे, आज का जो पैसा है उसको आप अलमारी में रख दोगे नॉर्मली, फिर फ्यूचर में उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अरे टाइम की वैल्यू किया करो। आज जो तुम्हारे पास ये 1,000 रुपया है उसको सही से इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि फ्यूचर में वही पैसा आप लोग का बनने वाला है। और ये 1,000 रुपया को आज अगर तुम अलमारी के अंदर रख दिए, उसको सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं किए, प्लानिंग नहीं किए, तो फ्यूचर में उसका वैल्यू और कम हो जाएगा। तो इसीलिए 1,000 रुपया अगर आपके पास है तो वो 1,000 रुपया को सही तरीके से आज ही इन्वेस्ट करना सीखिए, वरना वो 1,000 रुपया को ऐसा इन्वेस्ट कीजिए कि वो 2,000 बन जाए फ्यूचर में, वरना ये 1,000 रुपया का कोई वैल्यू नहीं रहेगा फ्यूचर में। 1,000 रुपया का जो आज का जो वैल्यू है वो फ्यूचर में वैल्यू नहीं रहने वाला है। आप बताइए ना, आपके मम्मी के जमाने में 50 रुपया बहुत होता था, 50 रुपया में पूरा का पूरा महीना चल जाता था। आपके मम्मी पापा के जमाने में 50 रुपया का पॉकेट मनी अगर आपको कोई दे दे तो पूरा का पूरा महीना चल जाएगा। लेकिन आज 1,000 रुपया भी कम पड़ रहे हैं, आज 5,000 भी कम पड़ रहे हैं। आज बच्चा लोगों को 5,000 करके पॉकेट मनी मिल रहा है, 5,000, 1,000, 500, ये भी बहुत कम पड़ रहा है। लेकिन उस जमाने में 10 रुपया अगर दे दे तो 10 रुपया में पूरा का पूरा महीना चला लेंगे पॉकेट मनी। तो यहाँ पे यही चीज बोला गया है कि जो आज का पैसा का जो वैल्यू है ना, फ्यूचर में उसका कम हो जाने वाला है वैल्यू। इसीलिए आज पैसे को अलमारी के अंदर घुसा के मत रखो, तो इन्वेस्ट करो कहीं पे, वो कहीं पे इन्वेस्ट करो। इन सिंपल वर्ड्स, द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस ओवर टाइम, मतलब कि टाइम टाइम के साथ साथ मनी का वैल्यू चेंज होता रहेगा, मनी का वैल्यू चेंज होता रहेगा। देखिए, रीजंस फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों होता है, उसका क्या रीजंस है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखिए, अर्निंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, मनी रिसिव्ड टुडे कैन बी इन्वेस्टेड टू अर्न इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रिटर्न इन फ्यूचर। सीधा सा बात है, जो आप आज कमाते हो 1,000 रुपया, फ्यूचर में आप उसी पैसे का आप अगर इन्वेस्टमेंट अगर कर देते हो तो 2,000 रुपया मिल जाएगा। फ्यूचर में वही 1,000 आपके 1 करोड़ भी बन सकते हैं नॉर्मली। तो आज जो पैसा कमा रहे हो, आज जो पैसा रिसीव कर रहे हो, उसको कहीं पे इन्वेस्ट करो, कि फ्यूचर में तुम इंटरेस्ट कमा सको, प्रॉफिट कमा सको, रिटर्न कमा सको। इसीलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जानना जरूरी है। इन्फ्लेशन की वजह से भी टाइम इन्फ्लेशन की वजह से भी वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाता है। जैसे जैसे महंगाई होती जा रही है वैसे वैसे वैल्यू कम होती जा रही है। हम बोले ना कि 50 रुपए का वैल्यू कितना ज्यादा था पहले, आज आजकल 50 रुपए कुछ नहीं है। लोग लोग ये 50 रुपए में पहले एक महीना चला लेता था, आज पूरा दिन ना निकले, आज एक दिन ना निकले। लोग ये 50 रुपए में एक महीना चला लेता था पहले, लेकिन आज इतनी महंगाई हो चुकी है कि एक सामान खरीदने जाओ, एक सिंपल सामान खरीदने जाओ, उसी का लग जाता है 50 रुपए। आज पैसे का वैल्यू घट गया है। तो ये मतलब ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यू टू द राइज इन द प्राइसेस ओवर टाइम, परचेसिंग पावर ऑफ द मनी डिक्रीजेस इन फ्यूचर। ठीक है, फिर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। फ्यूचर मनी इन्वॉल्व्स रिस्क बिकॉज पेमेंट मे नॉट बी रिसीव्ड ऑन टाइम और मे बी रिसीव्ड एट ऑल। तो आज अगर पैसा है तो आज उस पैसे को सही सही से यूज कर लो, सही से इस्तेमाल कर लो। फ्यूचर का कोई अता पता नहीं है, फ्यूचर में तुमको मिलेगा वो पैसा नहीं मिलेगा, अलमारी में छुपा के रख दिए हैं। अरे अरे सुरेंद्रनाथ कॉलेज, वो पैसा को छुपा के रख दिया था, वो पैसा एकदम जला जला निकला है। ठीक है, फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं, वो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ भरोसा नहीं। आज जियो, आज वो पैसा को सही तरीके से यूज करो, आप कहीं पे इन्वेस्ट कर लो। ठीक है, इसीलिए तो लोग इन्वेस्ट करता है।
लोग वो पैसा को रखता नहीं है। अगर वो 500 रुपया को वैसे का वैसा ही रख दिया तो फ्यूचर में उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, फ्यूचर में उसका वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगा। तो रिस्क है कि वो पैसा तुमको बाद में मिलेगा भी नहीं मिलेगा, कोई भरोसा नहीं। इसीलिए आज उसको सही जगह इन्वेस्ट करो, उसको आप दुगना बनाओ। ठीक है। फिर दिया हुआ है कि प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट वो कंजम्पशन। यहाँ पे बोला है कि आज का जो पैसा है वो आज ही आप इस्तेमाल कीजिए, फ्यूचर के लिए बचा के मत रखिए। आज आप इन्वेस्ट कर लीजिए, आज आप कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट कर लीजिए। आज अगर आपके पास अच्छा 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 खासा पैसा है तो आप जमीन खरीदिए, आप गाड़ी खरीदिए, आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कीजिए, आज कीजिए। आप उसको प्रेजेंटली कंज्यूम कीजिए, आज खाइए, फ्यूचर के लिए मत सोचिए। फ्यूचर में अगर वो पैसा को तुम अलमारी के अंदर रख दोगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं बचेगा। इन्वेस्ट ही करना है तो आज करो। और और कहीं ऐसा जगह इन्वेस्ट करो कि पैसा बढ़े, पैसा घटे नहीं, पैसा बढ़े तुम्हारा। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि मौका छूटने का नुकसान। अगर पैसा मान लीजिए आइडल पड़ा हुआ है, मान लीजिए कि मेरे बैंक अकाउंट में मान लीजिए 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है बेकार का, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मतलब मान लीजिए कि मेरा ये बैंक में 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, मैं उससे कुछ कर नहीं रहा हूं, उसका कुछ यूज ही नहीं हो रहा है, फालतू है ना वो तो इंटरेस्ट कमा के हमको दे सकता है। अगर हम ये 1 लाख रुपया को अपना बैंक में 5 साल तक सराते रहे फिर क्या फायदा इसका। आप वो पैसा को कहीं पे यूज 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 करके आप मतलब यूज करके आप इंटरेस्ट विंटरेस्ट भी तो कमा सकते हो। तो कोई फायदा नहीं। नॉर्मली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नुकसान हो रहा है, फिर बाद में जाके पछताओगे। एंड लिक्विडिटी इंपॉर्टेंस। अच्छा, लोग आज ना कैश रखना इसीलिए पसंद करते हैं, लोग कैश रखना इसीलिए पसंद करते हैं कि इमरजेंसी में काम आए। लोग कैश रखना इसीलिए पसंद करते हैं, मतलब कि बिजनेस में देखिएगा कि कैश रखना इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि इमरजेंसी में वो काम आए नॉर्मली। तो पीपल प्रेफर कैश अवेलेबल टुडे बिकॉज इट प्रोवाइड्स इमीडिएट परचेसिंग पावर एंड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये क्या है, ये है रीजंस फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या क्या रीजंस है, क्या रीजंस है वगैरह वगैरह। अब इसका इंपॉर्टेंस देखिए तो वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। हेल्प्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से आप लोगों को ये पता चलता है कि कहाँ इस पैसे को इन्वेस्ट करना है, कहाँ इस पैसे को इन्वेस्ट करना है। यूजफुल इन कैपिटल बजटिंग एंड प्रोजेक्ट इवेल्युएशंस। प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, कौन सा प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊं। प्रोजेक्ट इवेल्युएट करने में आप लोगों को हेल्प होता है, आपको कैपिटल बजटिंग करने में हेल्प होता है। ठीक है। फिर असिस्ट इन वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, कि शेयर का या बॉन्ड्स का वैल्यू निकालने में हेल्प करता है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपका। फिर लोन या इंटरेस्ट का कैलकुलेशंस भी कर सकते हो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या क्या कर सकते हो, लोन या इंटरेस्ट का कैलकुलेशंस भी कर सकते हो। ठीक है। एंड हेल्प्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है आपको। अब बहुत बढ़िया तरीके से एफएम के लिए बहुत बढ़िया तरीके से फाइनेंशियली प्लान कर सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। ये सब क्या है, ये सब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पूरा कंसेप्ट है। आइए आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एनवायरनमेंट अंडर विच फर्म हैज टू ऑपरेट। फाइनेंशियल एनवायरनमेंट का मतलब है बिजनेस के बाहर के सारे फाइनेंशियल फैक्टर्स जो उसके डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। बिजनेस के बाहर के, हमारे बिजनेस के सारे फाइनेंशियल फैक्टर्स जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस को अफेक्ट करता है, जो फाइनेंशियल डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो बैंक्स इंश्योरेंस कंपनीज हो गया नॉर्मली, म्यूचुअल फंड्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके वजह से भी हमारे डिसीजंस जो है वो अफेक्ट होते हैं। फिर एक होता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट मतलब होता है मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट।
इनके वजह से भी हमारा फाइनेंशियल डिसीजंस जो है अफेक्ट होता है, फाइनेंशियल मार्केट। फिर तीसरा हो गया फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल। शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, इनके वजह से भी हमारा फाइनेंशियल डिसीजन जो है अफेक्ट होता है। फिर होता है रेगुलेटरी अथॉरिटी, बहुत सारा रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है जैसे आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई। ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज की वजह से भी हमारा फाइनेंशियल डिसीजंस जो है वो अफेक्ट होता है नॉर्मली। ये इंस्टीट्यूशंस, मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब क्या है, जैसे आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई, ये सब सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज की वजह से भी फाइनेंशियल डिसीजंस हमारा अफेक्ट होता है। इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे कि मान लीजिए कि देश में इन्फ्लेशन आ गया। अब जैसे कि मान लीजिए देश में महंगाई आ गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, बिजनेस बिजनेस साइकिल, ये सब भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस को अफेक्ट करती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस को अफेक्ट करती है। फिर टैक्सेशन पॉलिसीज, अब गवर्नमेंट मान लीजिए कि टैक्स वैक्स बढ़ा रहा है एकदम, ये सब भी ये सब भी डिसीजंस को अफेक्ट करती है। तो गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसीज इन्फ्लुएंस प्रॉफिटेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस। ठीक है। तो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स थे जो फाइनेंशियल डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल डिसीजंस पर प्रभाव पड़ता है। फिर ये मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, आरबीआई या गवर्नमेंट का जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है, फिस्कल पॉलिसी होता है, इसके वजह से भी फाइनेंशियल डिसीजंस जो है अफेक्ट करता है। क्लियर है। तो ये कुछ ऐसे कंपोनेंट है जिससे फाइनेंशियल डिसीजंस जो है वो अफेक्ट करते हैं। आइए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, ये चैप्टर खत्म। देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है कि एक्टिविटीज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इन्वॉल्व्स इन टेकिंग 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर को एक 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना पड़ता है। अगर आप अच्छे तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने वाले हो, अगर आप अच्छे तरीके से अपना फंड्स का यूटिलाइजेशन करना चाहते हो, तो 3 डिसीजन लेना पड़ता है, 3 तरीके का डिसीजन आपको लेना पड़ता है। सर कौन कौन सा? सबसे पहला वाला डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिर दूसरा वाला डिसीजन होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फिर तीसरा वाला डिसीजन होता है नॉर्मली डिविडेंड डिसीजन। तो अगर आप लोग नॉर्मली अच्छे से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहते हो, फंड्स को इफेक्टिवली मैनेज करना चाहते हो, तो 3 तरीके का डिसीजन आपको लेना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ठीक है। अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अचीव करना चाहते हो, तो ये 3 डिसीजन अच्छा से लेना पड़ेगा आप लोग। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब होता है इन्वेस्ट कहाँ करना है। ठीक है। इतने सारे प्रोजेक्ट्स, इतने सारे प्लान्स में कौन सा मेरे लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है? सबसे पहला डिसीजन जो लेना पड़ता है कि ये पैसा जो है मेरे पास, ये पैसा को इन्वेस्ट कहाँ करूं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट टू द सिलेक्शन ऑफ असेट्स प्रोजेक्ट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड। ये फंड्स को मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, ये बहुत सोच समझ के लिया जाता है दोस्तों। अब इसमें क्या क्या एक्टिविटीज रहता है नॉर्मली कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स लाइक मशीनरी या बिल्डिंग, बहुत सारे फिक्स्ड असेट या बिल्डिंग वगैरह वगैरह हम लोग खरीदते हैं, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ये सब हम लोग खरीदते हैं। इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब इवेलुएट करते हैं कि प्लान बी अच्छा है मेरे लिए या प्लान ए अच्छा है, कौन सा प्रोजेक्ट में मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए, আমরা কোথায় इन्वेस्ट करूं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम लोग ये तय करते हैं कि अपना जो पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट करें, अपने लोग कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए हमें। इससे इससे हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी होता है वो इंक्रीज होता है, हम लोग अपना प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कर सकते हैं, सारा का सारा फंड्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, और बिजनेस का भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ होता है, इससे भी बिजनेस बिजनेस का भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ होता है। ठीक है। फिर होता है बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब है कि पैसे कहाँ से लाना है, पैसा कहाँ से लाना है, वो सब तो बात कर लिए सर, लेकिन पैसा लाना कहाँ से है वो बताता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन रिलेट्स टू द सिलेक्शन ऑफ द सोर्सेस ऑफ फंड्स। इसमें यह आपको डिसाइड करना पड़ता है कि अपने अपने बिजनेस के लिए हम डेट कहाँ कहाँ से लाए और इक्विटी कहाँ से लाए, इक्विटी कितना ले और डेट का पोर्शन कितना होना चाहिए। मतलब मान लो कि मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि 50% डेट से पैसा उठाएंगे और 50% इक्विटी बेच के पैसा उठाएंगे,
तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा कहाँ कहाँ से लाए, मतलब कि डेट से लाए या इक्विटी से लाए। तो डिसाइडिंग बिटवीन डेट एंड इक्विटी, वो कैपिटल। रेसिंग फंड्स फ्रॉम शेयर्स, डिवेंचर्स एंड लोन। शेयर्स, डिवेंचर्स और लोन की तरफ से आप रेज करते हो फंड। और मेंटेनिंग प्रॉपर प्रॉपर बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, रिस्क और रिटर्न के बीच में कितना रिस्क है कितना रिटर्न है, उसके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बन पाए नॉर्मली। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब पैसे कहाँ कहाँ से जुगाड़ करूं, डेट से कितना पैसा लूं, इक्विटी से कितना पैसा लूं, डेट से कितना पैसा लूं, इक्विटी से कितना पैसा लूं। ठीक है? इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मिनिमाइजेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये आपका खर्चा को बचाता है, खर्चा को कम करता है। मेंटेन्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाता है। इंश्योर्स एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, आपके फंड्स जो है अवेलेबल रहेंगे, एडिक्वेटली अवेलेबल रहेंगे आपके फंड्स। आपका फंड्स कभी मतलब बिजनेस में फंड्स की कमी नहीं पड़ेगी, बिजनेस में फंड्स की कमी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है कि डिविडेंड डिसीजंस। तो तीन टाइप के डिसीजंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फिर फाइनेंसिंग डिसीजंस, फिर वो डिविडेंड डिसीजंस। कि शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देना है, इट रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन डिविडेंड पेमेंट एंड रिटेन अर्निंग। मतलब सीधा सा बात है कि कितना डिविडेंड पे करना है शेयर होल्डर को, इसको बोलते हैं दोस्तों डिविडेंड डिसीजन। इसमें ये हम लोग सोचते हैं कि कितना हमारा रेट होगा डिविडेंड का, मतलब कि डिसाइडिंग रेट ऑफ डिविडेंड एंड डिटरमाइनिंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू रिटेन इन बिजनेस एंड बैलेंसिंग शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस एंड फ्यूचर ग्रोथ नीड्स। ठीक है, तो कितना रेट ऑफ डिविडेंड हम लोग डिसाइड करें नॉर्मली, क्या वगैरह वगैरह प्रॉफिट होगा नॉर्मली, सब कुछ। ठीक है, तो डिविडेंड डिसीजन में हम लोग सिंपल सा बात ये करते हैं कि शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देना है, शेयर होल्डर को कितना कितना डिविडेंड देना है। इससे भैया क्या क्या इंपॉर्टेंस मिलता है, इससे शेयर होल्डर का सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, इंक्रीजेस शेयर होल्डर सेटिस्फेक्शन, हेल्प्स मेंटेन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। मार्केट के हिसाब से आपका जो वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एंड प्रोवाइड्स फंड्स फॉर फ्यूचर एक्सपांशंस। इससे आपका क्या होगा, इससे आप फ्यूचर एक्सपांड कर सकोगे, फ्यूचर एक्सपांड कर सकोगे नॉर्मल। आपके पास इतना फंड्स आ जाएगा कि आप फ्यूचर एक्सपांड कर सकोगे रिटेन अर्निंग के साथ। तो डिविडेंड डिविडेंड डिसीजन क्या डिसाइड करता है कि अपने शेयर होल्डर को हम लोग कितना कितना डिविडेंड दे, इसका जो डिसीजन होता है वो डिविडेंड डिसीजन होता है। तो तीन टाइप के डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। पढ़ लीजिएगा इसको। देखिए यूनिट नंबर 1 हम लोग खत्म कर लिए। अब ऐसे ऐसे ही एफएम का थियरी का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी आता रहेगा, नॉर्मली आता रहेगा, आप लोग करते रहना। बहुत इंपॉर्टेंट है, 40-45 मार्क्स तक का आप लोगों का फुल कवरेज है, इसीलिए करिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग ये संजीवनी बूटी लेना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए और ले लीजिए। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। थैंक यू। लाइक कमेंट शेयर कीजिए भाई।